हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आरबी पर। तो हम डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के अतलघुत्तरी प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें अतलघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम लिखिए। तो पहला प्रश्न है, क्रमशः विलोम लिखिए। तो इसमें उत्तर होगा प्राचीन तथा अनुचित। अगला क्वेश्चन है, अग्नि, अमृत तथा गणेश के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। तो अग्नि का होता है अनल, पवक, पावक, आग, हुतासन और दहन। तासन और दहन। अगला है अमृत का। तो अमृत का होता है पीयूष, सुधा, सोम और गणेश। गणेश का होता है लंबोदर, विनायक और गणपति। तो अगला क्वेश्चन, है शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं। तो शब्द एवं पद, शब्द जो है वो वर्णों के सार्थक मेल को ही हम शब्द कहते हैं। जो वर्णों का मेल होता है उसी को हम शब्द कहते हैं। तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल से, जो कविता के कुछ पंक्तियों के मेल से बने, उसे हम छंद कहते हैं या पद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंश एवं अंश में अंतर लिखिए। तो एक इसमें एक अंश का मतलब होता है जिसमें छोटा सा होता है, इसका मतलब होता है कंघा। और जिसमें अंश में बड़ा सा होता है उसमें अंश का मीनिंग होता है भाग। अगला क्वेश्चन है, आज्ञ और उन्मुख शब्द का क्रमशः विलोम बताइए। तो आज्ञ का जो है विलोम विज्ञ होता है और उन्मुख का विलोम जो है विमुख होता है। उन्मुख का विलोम विमुख होता है। अगला है, भृंग और विटप शब्द के क्रमशः दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो भृंग के पर्यायवाची जो है मधुप और मधुकर हैं, भ्रमर, भौराह। और जो विटप का पर्यायवाची होता है वो तरु होता है, पेड़ होता है, वृक्ष और पादप होता है। अगला क्वेश्चन है, श्रुतलेख का क्या उद्देश्य है। तो श्रुतलेख को अंग्रेजी भाषा में जो है वो डिटेक्शन कहा जाता है। श्रुतलेख को अंग्रेजी भाषा में डिटेक्शन कहा जाता है। यह अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में ही सुलेख एवं श्रुतलेख की शिक्षा देना आरंभ कर देते हैं। अच्छा होगा, श्रुतलेख सुनकर लिखा जाता है। अध्यापक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। श्रुतलेख का उद्देश्य होता है हिज्जे दुरुस्त करना तथा लिखने में तीव्रता का विकास करना। अर्थात श्रुतलेख वो होता है जिसमें एक अध्यापक बोलता है और छात्र सुनकर उसको लिखते हैं, यानी कि सुनकर ही लिखना जो है वो श्रुतलेख है। अगला क्वेश्चन है, छ वर्ण किसके योग से बना है। तो छ वर्ण जो है का और सा के योग से बना है। अगला क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द का आशय लिखिए। समानार्थी शब्द का, तो समानार्थी शब्द जो होते हैं वो उन्हीं के समान जिसका मतलब एक ही अर्थ निकले वे समानार्थी शब्द होते हैं। जैसे कि अर्थ को, एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को ही पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो व्यंजन का अभिप्राय जो है जिन वर्णों के उच्चारण मुख से निकलने वाले वायु को मार्ग में अवरुद्ध उत्पन्न हो, वो जो है व्यंजन कहलाते हैं। और जो जिस वर्ण को बोलने के लिए वायु जो है सीधे निकले, अवरोध ना उत्पन्न हो, तो उन्हें स्वर कहते हैं। और जब यदि अवरोध उत्पन्न हो तो इन्हें व्यंजन कहते हैं। अवरोध या रुकावट आती है तो उन्हें ही हम व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। तो हिंदी भाषा के कौशल जो है वो सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना, ये जो है 4 भाषाएं हैं। सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना। तो इस पे क्रम वाइज भी पूछता है कि कौन सा क्रम पहले होगा। तो जो सुनना है वो पहले होगा, इसके बाद बोलना, इसके बाद पढ़ना, इसके बाद लिखना। यह क्रम भी सही करने के लिए एग्जाम में आता है।
तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है? तो ध्वनि जो है हमारे मुख से निकली हुई छोटी से छोटी इकाई को ही हम ध्वनि कहते हैं, जो कि यह एक महत्वपूर्ण इकाई है। अगला है, भाषा किसे कहते हैं? तो ध्वनि जो है चिन्हों के समष्टि को ही भाषा कहते हैं। तो हम जो बोलते हैं, हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, तो उसको स्पष्ट करने के लिए हम भाषा का ही प्रयोग करते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। अगला है, भाषा निर्माण का ढांचा किस प्रकार निर्भर करता है? तो उत्तर होगा, भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है? तो ध्वनि विज्ञान का संबंध जो है वो श्रवण कौशल से है। ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है? तो ध्वनि विज्ञान का संबंध जो है वो श्रवण कौशल से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने हैं? हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने हैं? तो हिंदी भाषा में जो स्वरों की संख्या है वो 11 है, और जो व्यंजनों की संख्या है वो 33 मानी गई है। और संस्कृत में भी पूछता है कि स्वर कितने होते हैं, तो संस्कृत में जो स्वरों की संख्या होता है वो 9 है। हिंदी में 11 है और संस्कृत में जो है वो 9 है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के हो उसे ही हम स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या जो है वो 11 है। आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये जो है टोटल 11 स्वर हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन किसे कहते हैं? तो ऐसे अक्षर जिनके उच्चारण में करते समय हमारी वायु जब बाहर निकलती है तो अवरोध उत्पन्न होता है, उसे ही हम व्यंजन कहते हैं। जैसे कि ऐसे अक्षर जो उच्चारण के समय ध्वनि फेफड़ों में अनुस्फुरित होकर मुख के उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई निकलती है, व्यंजन कहलाते हैं। इसका एक सीधी सी सटीक आंसर है कि हमारे मुख से जो प्राणवायु निकलती है, यदि अवरोध उत्पन्न हो तो वह व्यंजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्पर्शी व्यंजन हम उसे कहते हैं हमारे मुख द्वार को जब बंद करके खोलते हैं, जिससे छाया उच्चारित होने वाले स्थान को ही हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जो हमारे प्रत्येक भाग को स्पर्श करती है तो ही हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा तथा भा, ये सभी जो है हमारे प्रत्येक अंग को जो है वो स्पर्श करते हैं, तो ये सभी स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अगला है, स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन वे होते हैं जब मुख द्वारा बहुत को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती है हुई चलती है, तो उन्हें ही हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जब हमारे मुख से वायु जो है रगड़ती हुई निकलती है तो उसे ही हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे कि चा वर्ग सभी जो है वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक किसे कहते हैं? तो अनुनासिक वे होते हैं जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिका विवर भी खुला रहता है। जैसे यमंगाड़नम, ये जो है 5 अक्षर जो है वो अनुनासिक हैं, जो हमारे मुख के साथ साथ नाक से भी कुछ वायु निकलती हैं, तो उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। इनकी संख्या जो है 5 है। यमंगणनम। अगला प्रश्न है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जो स्वर है उसको 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुस स्वर। तो हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या जो है वो 4 है और संस्कृत में 5 है। दीर्घ स्वर जो है जिसमें बड़ा मात्रा हो उसे ही दीर्घ कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, री। अगला क्वेश्चन है, लुंठित तथा लोढ़ित किसे कहते हैं? लुंठित तो मुख द्वार से जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद हो जाता है और 2-3 बार खुलता है।
जैसे कि रा, तो रा को ही हम लुंठित कहते हैं। जैसे कि यदि हम रा का नाम लेते हैं रा, तो हमारी जो जिह्वा है वो जो है वो घूम जाती है, तो इसलिए रा को ही लुंठित कहते हैं। और ला जो है वो पार्श्विक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अर्ध स्वर किसे कहते हैं। प्रश्न है अर्ध स्वर किसे कहते हैं। तो इनके बोलने से मुख द्वार बहुत सकरा हो जाता है और हवा स्वर की भांति बीच से निकल जाती है। जैसे कि या और वा, इनकी भी संख्या 4 है। अर्ध स्वर की संख्या 4 है, या वा रा ला, इनकी संख्या जो है अर्ध स्वरों की संख्या जो है वो 4 है। अगला है अक्षर समूह का दूसरा नाम लिखिए। अक्षर समूह का दूसरा नाम, तो अक्षर समूह का दूसरा नाम जो है वो वर्णमाला होता है। अगला क्वेश्चन है हरस स्वर किसे कहा जाता है। तो हरस स्वर उसे कहा जाता है जिसको बोलने के लिए सिर्फ एक मात्रा का समय लगे, उसे हम हरस स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ई, उ और जो है री, ये जो है 4 हिंदी में हरस स्वर है। अगला है ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है। तो पहली बात तो ऊष्म व्यंजन होते क्या हैं, जिसको बोलने के लिए हमारे प्राणवायु जो है वो कंपन करे, रगड़े, वह जो है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, जो है वो है स, स, हाँ। इनकी संख्या जो है वो 4 है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है। तो देवनागरी लिपि की जो है वो विशेषता यह है कि वह सुंदर और स्पष्ट है। वो यह हमारी मूल साहित्य इसी लिपि में संक्षिप्त है, यानी कि हमारी हिंदी भी देवनागरी लिपि से ही लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है भावों तथा विचारों के आदान प्रदान कौन से माध्यम में होता है। तो जो हम अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे ही हम भाषा कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम है। तो मनोभावों को बोलकर प्रकट करने के माध्यम को हम जो है वो मौखिक माध्यम कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मौखिक माध्यम। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है। तो आप सभी बताएंगे पढ़कर व लिखकर जो हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो लिखित भाषा के द्वारा ही आदान प्रदान करते हैं। अगला है ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो अंश बचे हुए अंश प्रायः जोड़े जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं परिशिष्ट। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं परिशिष्ट। अगला है भाषा की 4 दक्षताएं बताइए। तो भाषा की 4 दक्षताएं जो है पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना होता है। अगला क्वेश्चन है भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा के 2 रूप हैं। भाषा को एक होता है लिखित, एक होता है मौखिक, इन्हें 2 रूपों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं। तो लिखकर तथा बोलकर समझाई जाने वाले को ही हम भाषा कहते हैं, जो कि लिखकर भी किसी को समझाया जाता है और बोलकर भी, उसी को ही हम भाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लिपि क्या है। तो वर्ण प्रतीकों की परंपरा दृश्य के रूप में स्थापित प्रदान करने को ही हम क्या कहते हैं, उसी को हम लिपि कहते हैं। अगला है अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। अनेकार्थी शब्द वे होते हैं जिसके एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले। तो अनेक अनेक अर्थ निकले, देखिए जिनके एक से अधिक अर्थ निकले वे जो है अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कल शब्द का अर्थ जो है एक पिछला होता है, एक दिन भी होता है। अगले का जो दिन अगले दिन का होता है शोर, मशीन और सुंदर। एक ही शब्द के जो है कई अर्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं।
तो पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द वे होते हैं जिसका एक ही अर्थ निकले। इस शब्द अनेक हो लेकिन अर्थ उसका एक ही निकले, वे जो है समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि जल, जल को जो है नीर भी कहते हैं, वारी भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं, ये सभी जो हैं जल के समानार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? तो कृष्ण का पर्यायवाची जो है वो जनार्दन है। अगला है विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो विलोम शब्द वे होते हैं जो उसके विपरीत हो, जैसे कि विपरीत अर्थ दे हुए विलोम कहलाते हैं, जिसे कि उचित के अनुचित, नवीन के पुरातन। अगला है अर्वाचीन और उचित शब्द का विलोम लिखिए। तो अर्वाचीन का जो है नवीन होता है और उचित का अनुचित होता है। अगला है यश तथा भास्कर के पर्यायवाची बताइए। तो यश का पर्यायवाची जो है वो कीर्ति होता है और सूरज का पर्यायवाची जो है वो शब्द है। सूरज एक पर्यायवाची शब्द है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है तुकांत शब्द क्या है? तुकांत शब्द जो है वो क्या होते हैं? तो तुकांत शब्द में उच्चारण की दृष्टि से सभी शब्दों व अक्षरों तथा स्वरों को किसी भी प्रकार की एक रूप रेखा होती है, जैसे कि रुष्ट, पुष्ट, दुष्ट, झोंक, पोंक और टोंक, इसी प्रकार के शब्द आते हैं, इसे ही हम तुकांत शब्द कहते हैं। अगला है अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? तो भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त और सुंदर बनाने के लिए वाक्यों को एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द को ही हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जो बिना वेतन काम करे उसे अवैतनिक कहते हैं। जैसे कि कई शब्दों का एक शब्द, जिसकी कोई उपमा ना हो उसे हम अनुपम कहते हैं। अगला है, अगला प्रश्न है अंश और शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अंश जो है वो बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है, लेकिन परंतु उनके जो है अर्थ है वे भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार के शब्दों को समुचित भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे कि अंश और आज शब्दों का उच्चारण एक समान है, परंतु अंश का अर्थ होता है भाग और अस का अर्थ होता है कंधा। इसका जो दोनों का जो है वो अलग अलग अर्थ होता है। अगला है हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो हिंदी के अंतर्गत जो है टोटल 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी के अंतर्गत 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? तो अल्प विराम का प्रयोग जहां थोड़े समय के लिए रुकना हो वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। किसी भी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग थोड़े समय के लिए रुकने के लिए ही किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, राम को जगाओ, यहाँ पे जो है अल्प विराम थोड़े समय के लिए यहाँ पे रुका गया, तो यहाँ पे अल्प विराम है। मत सोने दो, राम को जगाओ मत सोने दो, यही जो है यहाँ जो लगा है इसी को ही हम अल्प विराम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? तो जहाँ पर हर्ष और उल्लास की बात हो वहाँ पे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अरे, भू, ऐसी जगह जो है हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है लेखन के प्रकार बताइए। तो लेखन के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। पहला है सुलेखन, दूसरा है अनुलेखन और तीसरा है श्रुति लेखन। ये जो है लेखन के 3 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है लेखन से आपका क्या अभिप्राय है? अगला क्वेश्चन है लेखन से आपका क्या अभिप्राय है? तो लेखन शिक्षण की
तो लेखन से अभिप्राय जो है भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों एवं संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है तो उसे हम ही लेखन कहलाते हैं। जैसे लेखन शिक्षण की कितनी विधियां हैं, तो लेखन शिक्षण की जो है एक जैकटाट विधि है, मांटेसरी विधि है और पेस्टालाजी विधि है। अगला क्वेश्चन है वाक्य किसे कहते हैं? तो मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिखित तथा मौखिक रूप से प्रकट करने वाले समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वाक्य को परिभाषित कीजिए। तो वाक्य में जो है वो भाव की अभिव्यक्त करने, हमारे जो है भाव के अभिव्यक्त करने की क्षमता को ही हम वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वाक्य के प्रकार लिखिए। तो वाक्य के जो है वो 3 प्रकार होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है लेखन शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो लेखन शिक्षण की 2 विशेषताएं, पहला है अक्षर शब्द वाक्यों का स्पष्ट स्वरूप प्रस्तुत करना और दूसरा है व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता। अगला क्वेश्चन है एक सफल भाषा शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो एक भाषा शिक्षक में जो है शिक्षक लेखन में निपुण हो, भाषा का पूर्ण ज्ञान हो, प्रवाहमय वक्ता हो, और शिक्षण का उच्चारण शुद्ध ढंग से कर पाए। अगला क्वेश्चन है अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। तो अक्षर समूह का जो है दूसरा नाम वो है वो वर्णमाला होता है। अगला क्वेश्चन है सा और हा किस प्रकार के व्यंजन है। तो अभी हमने बताया सा हा जो है वो उसमें व्यंजन है, ये उसमें संघर्षी नहीं होगा, ये जो है उस व्यंजन है। सा जो है वो उस व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं। तो भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल जो है श्रवण है, उच्चारण है, वाचन है एवं अभिव्यक्ति है। अगला क्वेश्चन है अनभिज्ञ तथा मुक्त का क्रमशः विलोम शब्द बताइए। अनभिज्ञ तथा मुक्त का क्रमशः विलोम शब्द बताइए। तो अनभिज्ञ का जो है सुभिज्ञ होता है और मुक्त का जो है वो बंधन होता है। अगला क्वेश्चन है छत्रज्ञ किस प्रकार के व्यंजन है। तो ये जो है एक संयुक्त व्यंजन है, इनकी संख्या जो है वो 4 होती है। अगला क्वेश्चन है ओ औ का उच्चारण स्थान बताइए। तो ओ औ का उच्चारण स्थान जो है कंठ और ओष्ठ है, या जो है वो दैतो कंठ ओष्ठम के माध्यम से हुआ है। अगला है या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन है। तो या रा ला वा जो है वो अंतस्थ व्यंजन है, इनकी संख्या जो है वो 4 होती है। अगला क्वेश्चन है अनुस्वार किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन अनुस्वार किसे कहते हैं। तो अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे कि ठंडा, कंचन, जंगल इत्यादि, ये सभी अनुस्वार होते हैं। जैसे अनुस्वार जहाँ पर भी ऊपर बिंदी आए वो सभी अनुस्वार होते हैं। अगला है लिपि किसे कहते हैं। तो भाषा को लिखने की विधि को ही हम लिपि कहते हैं और इनको जो है मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें भी हम लिपि ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उस व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो उस व्यंजनों की संख्या जो है वो 4 है, सा और हा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो जिस शब्द को बोलने के लिए एक मात्रा का समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे कि आ, ई और उ, री, ये जो है 4 जो है ये ह्रस्व स्वर है हिंदी में। अगला क्वेश्चन है उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। यह जो है 2019 में पूछा गया है और एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उपेक्षा का जो होता है वो अवहेलना होता है, इसमें पूछा गया है उपेक्षा का अवहेलना
और अपेक्षा का आशा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जिसके नीचे रेखाएं लगाई हों वाक्य के लिए एक शब्द। वही भी हमने बताया कि अनेकार्थी शब्द जो है जिसके नीचे रेखाएं लगाई हों वाक्य के लिए एक शब्द, यह भी 2019 में पूछा गया था, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिसके नीचे रेखाएं होती हैं उस वाक्य को हम रेखांकित शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची है गगन, नभ, आसमान, अंबर। अगला है ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। तो ओ औ जो है ये दोनों एक प्रकार के स्वर हैं। अगला क्वेश्चन है उस व्यंजन कितने हैं। तो उस व्यंजनों की संख्या 4 है, यह भी 2019 में पूछा गया था और यह भी, ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उस संधि एवं संयोग शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। यह भी 2019 में पूछा गया था। संधि एवं संयोग शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो संधि का विलोम होता है विच्छेद और संयोग का विलोम होता है वियोग। संयोग का विलोम होता है वियोग। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर, जितने भी डीएलएड साथी हैं उनके पास अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि हमारी वीडियो उनके पास भी पहुंच सके और वह भी पढ़ सके और अच्छे से अच्छे अंक को गेन कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।